आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं दबनामा और मैं हूं अफजल। दोस्तों, हाल ही में खैराबाद कस्बे के मारूफ मुसन्निफ जनाब फरीद बिलग्रामी साहब की किताब खैराबाद अवध तारीख और तारीख साज शख्सियतें की रस्म इजरा का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। दोस्तों, इस प्रोग्राम में जहां कस्बे की तमाम मौजूद शख्सियात ने शिरकत की, वहीं बाहर से आए हुए तमाम मेहमानों ने जनाब फरीद बिलग्रामी साहब की किताब पर अपने ख्यालों का इजहार करते हुए इस प्रोग्राम को यादगार बना दिया। दोस्तों, पेश है उसी प्रोग्राम की चंद झलकियाँ। आप सभी का इस्तकबाल है आज की इस महफिल सईद में। ये महफिल इस एतबार से बहुत अहम है कि वो लोग जो मोहसिन कुश होते हैं, मोहसिन शनास नहीं होते हैं और अपने आबा व अजदाद को, असलाफ को, हिंदुस्तान के अजीम सपूतों को वक्त के साथ भुला देते हैं, तारीख़ उन्हें भी याद नहीं रखती। मकाम मसरत है कि मोहतरम फरीद बिलग्रामी साहब ने, वो खैराबाद में रहें, बिलग्राम में रहें या दुनिया के किसी खित्ते में रहें, लेकिन उन्होंने अपने कस्बात को अपने सीने में निहा खाने दिल में रोशन रखा। और दुनिया सिर्फ किताबें पढ़ती है, उन्होंने चेहरे भी पढ़े, किताबें भी पढ़ी और वो पुराने मकतबे पढ़े जिनको लोगों ने फरामोश कर दिया था, भुला दिया था। वो कद्दावर शख्सियात जिनको वक्त के साथ हमारी नई नस्ल क्या पुराने लोग भी भूल गए थे। बिलग्रामी साहब ने पैगाम काम किया। जब तक वो मसरूफ रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, नस्लों की आबियारी का फरीजा अंजाम देते रहे, उस वक्त तक तो किसी हद तक लगा कि वो खामोश हैं, आम टीचर्स की तरह हैं, आम लोगों की तरह हैं, उनका भी लिखना पढ़ना मकसद नहीं है। लेकिन वो खामोशी से मुताला करते रहे और जब पूरी तरह से हावी तकलीफ की पक गई तो उन्होंने उसको कागज पे उड़ेलना शुरू कर दिया। नतीजा ये होता है कि 10 साल में लोगों की 2 किताबें या 1 किताब आती है। इन्होंने 10 साल के अंदर तकरीबन 8 किताबें तैयार कर दी, वो भी उन मौजूआत पे जो बहुत ही खुश्क मौजू है, यानी लिखना पढ़ना, तसनीफ व तारीफ का काम करना। हम सब बड़े अफसाना निगार, बड़े अदीब, बड़े नक्काश बनते हैं, लेकिन जो लोग अपने माजी को फरामोश कर देते हैं, हाल उनको फरामोश कर देता है और जिनका हाल खराब होता है उनका मुस्तकबिल भी खराब हो जाया करता है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करते हुए मैं चाहता हूँ कि कारी इस्लाम साहब को रहमत दूँ, वो तशरीफ लाएं और आज की महफिल का कलामुल्लाह से आगाज प्रोग्राम है। अपने अहबाब के मुताबिक, खैराबाद के मुताबिक बयान फरमा दें। मोहतरम हाज़रीन, जनाब सदर मोहतरम, हमारे मेहमान खुसूसी जनाब फरीद बिलग्रामी साहब, जनाब सलीम अहमद साहब, जिया अदबी साहब, शोएब वही साहब और अजीज खैराबादी डॉक्टर फैयाज साहब, गेल उस्मानी साहब, आप और हमारे दीगर मौजूद हाज़रीन, मेहमान कराम, आप सबका खैर मकदम। आज की तकरीब का गर्ज व गायब ये है, एक मैंने छोटी सी किताब लिखी है, खैराबाद अवध तारीख और तारीख साज शख्सियतें। खैराबाद में लोगों ने अदब पे बहुत काम किया, बेइंतहा किताबें लिखी, सबसे ज्यादा काम शायरी पर किया। बुस्तर, रियाज, वसीम, कौसर, कितने लोगों के आप नाम लीजिए। एक पूरा दबिस्तान खैराबाद है और 267 लोग हमने दबिस्तान खैराबाद में जमा किए हैं। लेकिन खैराबाद में तारीख का जो मौजूद है उसको लोगों ने नहीं किया। ये एक अजीब सी बात रही, खैराबाद के लोगों ने तारीख पे काम नहीं किया। आज से 55 साल पहले मुफ्ती नजमुल हसन साहब ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था खैराबाद की एक झलक, जो 1968 में लिखी और 1969 में गालिब की सदी मुशायरे के मौके पर उसका इजरा हुआ। नाम तो उन्होंने रखा था झलक, खैराबाद की एक झलक। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि वो झलक ऐसी थी जैसे मूसा ने दूर पर देखी थी, उसके बाद फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। 55 साल तक अंधेरा रहा। वो एक किताब खैराबाद का उसके बाद तारीख पर आई ही थी, तो उन्होंने उनकी आखिरी किताब थी। उसके बाद जनाब लियाकत अली अंसारी साहब ने एक हिंदी में किताब लिखी, खैराबाद दर्पण। उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ मवाद उसमें जमा किया और उन्होंने बहुत फराखदिली से लोगों को उसमें शामिल किया और बहुत सी बातों को नए जो जदीद मामला थे जो पुरानी किताबों में नहीं आए थे उसको उन्होंने शामिल किया। मैंने भी कुछ करने की थोड़ी सी कोशिश की है। मैंने ये काम किया है कि जो अब तक चीज़ें सामने नहीं आई थी मैंने उन पर काम करने की कोशिश की। खैराबाद की तारीख का एक मामला ये रहा कि खैराबाद की तारीख सिर्फ गजट में या गजेटिया में मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर नजमुल गनी साहब थे, बहुत बड़े मौलिक, उन्होंने किताब लिखी तारीख अदब, 5 जिल्दों में है वो। उसमें खैराबाद का जिंदा जिक्र मिलता है। एक कमालुद्दीन हुसैनी साहब हैं लखनऊ के, उन्होंने किताब लिखी है तारीख सलातीन अवध और उसका हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है तहसील कवायद, उसमें भी खैराबाद का जिक्र मिलता है।
اور محتشم खानी किताबें कलमी है फारसी में, अभी तक छपी नहीं है, लेकिन उसका नुस्खा मेरे पास है। तो उसमें खैराबाद का तो खैराबाद का जिक्र जहाँ जहाँ मिला वो जिम्नल है, सप्लीमेंट्री बयान किया गया। खैराबाद के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि खैराबाद कमिश्नरी था, खैराबाद जिला था। 1858 में तोड़ के दिए थे, 1857-58 में सीतापुर को जिला कर दिया गया। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने, जब मैं अपने लिए कहूँ, आप लोगों को नहीं कहता हूँ, मैंने समझने में गलती की। अकबर के दौर में खैराबाद एक आजाद सूबा था, बिल्कुल आजाद, उसका आजाद सूबा था। और उसके बाद जब मुगलों की हुकूमत कमजोर पड़ने लगी तो कुछ लोगों ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। नवाबीन अवध ने भी ऐलान कर दिया, निजाम हैदराबाद में दक्षिण का सूबा आजाद हो गया। तो खैराबाद, ये देखिए पीछे हमारे वो शिबली साहब ने खैराबाद की तस्वीर लगाई है 1595 ईस्वी की। और ये हिंदुस्तान के सबसे मशहूर मौलवी प्रोफेसर इरफान हबीब साहब, प्रोफेसर इरफान हबीब इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े मौलवी हैं और मिडल मुगल दौर के वो स्पेशलिस्ट हैं। उनसे बड़ा कोई मौलवी का सफर नहीं। मैं उनके पास अपनी किताब लेकर गया था, उन्होंने इस पर कुछ मुकदमा भी लिखा है। उन्होंने मुझको अपनी एविडेंस दिखाई कि देखिए खैराबाद की ये हैसियत थी। तो खैराबाद एक सूबा था और खैराबाद एक राजधानी थी पूरी। खैराबाद को राजधानी की हैसियत हासिल थी और इसमें बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर जिला पूरा, हरदोई पूरा जिला और कुछ हिस्सा लखनऊ का, इतना हिस्सा इसमें शामिल था। तो ये कहना कि खैराबाद सिर्फ एक कमिश्नरी था या खैराबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, ये जरा गलत बयानी होगी। ये था, लेकिन इस पर रोशनी नहीं पड़ी। मुझको बड़ी हैरत है कि ये बात, उस जमाने में इसको किस्मत कहा गया, मुगल दौर में सूबा नहीं कहा गया। इसको अवध को 4 हिस्सों में किस्मतों में बांटा गया। किस्मत अव्वल खैराबाद, किस्मत दोम लखनऊ, किस्मत सोम बहराइच और किस्मत चहारुम फैजाबाद। कभी इसमें गोरखपुर का भी हिस्सा रहा। जमाने सियासत के साथ तारीख बदलती रहती है। सूबे कभी देहरादून हमारा हिस्सा था, उत्तराखंड में चला गया, कभी झारखंड बिहार का था, अलग हो गया। इसी तरह से खैराबाद का भी जोग्राफियाई पोजीशन बदलती रही, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। खैर, मुगलों के जब नवाबीन अवध का दौर आया तो खैराबाद को कुछ उरूज मिला। खैराबाद की इंडिपेंडेंट हुआ और यहाँ पर नाजिम मुकर्रर किए जाते थे। नाजिम के माने तो वैसे जो इंतजाम करे मैंने, लेकिन उस जमाने में लफ्ज गवर्नर राइज नहीं था, लेकिन वो गवर्नर होता था। जो नाजिम होता था वो गवर्नर होता था। और हमारे यहाँ बहुत से गवर्नर हुए और सब हकीम मेहंदी अली खां बहुत मशहूर गवर्नर हुए, और भी कई लोगों ने यहाँ की गवर्नरी की, नाजिम कहलाए। और खैराबाद जो सूबा अवध का, तो मुमलिकत अवध का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला, मालिया देने वाला सूबा था, इसलिए इसकी निजामत या इसकी गवर्नरी खरीदी जाती थी। कई तारीख गवाह है। एक धर्म सुख परम सुख दो भाई थे, राज थे लखनऊ के, उन्होंने इसको खरीदा। एक बार उन्होंने भी पैसे लगाए, मेहंदी अली खान ने भी, तो इसमें फिर मोहम्मदी का कुछ इलाका जोड़ दिया गया। खैर ये इसकी सियासी तारीख है, लेकिन वक्त के साथ साथ जवाल आता है। जैसे भी आपने सुना कि शिबली साहब ने आई से बनाया कि मैं खैराबाद हूँ, ये पूरा चैप्टर है, जवाल आता है, आया। बहरहाल मैंने इस किताब में ये कोशिश की है कि वो चीजें लाऊं जो अभी तक आवाम की निगाह में नहीं आई। जैसे आप देखेंगे कि खैराबाद में सेशन अदालत होती थी, देखिए गवर्नर की तरफ से उसके अपॉइंटमेंट लेटर जारी होते थे, उसकी फोटो लगी है। यहाँ पर 1873 में अंग्रेजों ने सबसे पहले अंग्रेजी मेला, इसको अंग्रेजी मेला लगाया। उसमें उन्होंने 154 बीघे जमीन 8 आने बीघा के हिसाब से खरीदी। या वो जमीन उस वक्त 50 लाख रुपए, डीजे कॉलेज के पीछे की जमीन उन्होंने 8 आने बीघा खरीदी। और एक तहसीलदार थे यहाँ विलायत अली साहब, उन्होंने वो बैनामा वसूल किया और वो पैसे दिए। बैनामा मलका विक्टोरिया के नाम हुआ। ये सब मैंने अपनी किताब में सब हवाले दिए। और फिर भी उसमें किस तरह से नुमाइश होती थी, कैसे कैसे लोग आते थे, क्या था ये सब। उसके बाद जमाना बदलता गया, हालात बदलते गए। जब दौर नवाबी ने अवध का आया तो कुछ थोड़ा सा खैराबाद पीछे हुआ, क्योंकि खैराबाद के लोगों को वहां तक रिसाई नहीं हो पाई। उसकी अपनी सियासी वजूहात हैं, वो आप जब पढ़ेंगे किताब तब आपको मालूम होगा। लेकिन यहाँ के कारिस्कों ने खास तरीके से, एक हरसुख राय मकबूल थे, वो नसीरुद्दीन हैदर के जमाने से लेके और बाज अली शाह के जमाने तक फरमान नवीस रहे, उनके ही घर के थे। पूरन चंद आजिज, वो भी नवाब निजाम उनके बाज अली शाह के दरबार में रहे। उनकी बहुत सी किताब जो हैं तारीख अवध में मिलते हैं। और इसी तरीके से और भी कुछ कई लोग हुए।
जिन्होंने वहाँ काम किया। पूरनचंद आजिज के 3 बेटे हुए, बहुत काबिल, राम साहेब तमन्ना, द्वारका प्रसाद भट्ट और माता प्रसाद मीसा। द्वारका राम साहेब तमन्ना ने 3 किताबें तारीख हैदर पे लिखी, अहसन तवारीख, अफजल तवारीख और अफसर तवारीख। 2 किताबें तो रेख्ता पर हैं, लेकिन उसमें खैराबाद का जिक्र सप्लीमेंट्री है, बस मोहाल खैराबाद, परगना खैराबाद इस तरह का है, तो इस तरह का कोई जिक्र उसमें नहीं है। लेकिन जो कि मैं उर्दू से, हिंदी से, अंग्रेजी से, अरबी से, फारसी से जो कुछ मुझको मिल सका मैंने सब शामिल किया। अब आप कहेंगे कि अरबी से क्या, अब यहाँ हाजी सिफतुल्लाह साहब का जो मदरसा कदीमा था, उसमें एक साहब थे खैरा बिलग्राम के थे, अल्लामा मुर्तजा जबीदी बिलग्रामी। वो इतने दिनों तक मिस्र में रहे कि वो जबीदी हो गए, तो वो जबीदी बिलग्रामी लिखे जाते हैं। उन्होंने हाजी सिफतुल्लाह साहब से तालीम हासिल की थी। उन्होंने अरबी की लुगत की एक शरह लिखी है, उसका नाम है ताजुल उरूस। उससे बड़ी शरह आज तक कोई लिखी ही नहीं, इतने जमाना हो गया, तो सबसे अहम किताब वही मानी जाती। उन्होंने जिनके है खैर से खैराबाद का जितना जिक्र किया है उतना जिक्र हमने अपनी किताब में जिक्र किया कि उन्होंने खैराबाद को क्या अहमियत दी है। कस्बात का जिक्र किया, लाम से लखनऊ है, खैर से खैराबाद है, ये बड़े बड़े कस्बे, तो ये उसका जिक्र है। इस तरह से जो जो जहाँ मुझको मिल सका वो मैंने कोशिश करने की कोशिश की है। हाँ, ये इसमें दूसरा हिस्सा है कि खैराबाद की अहम शख्सियतें, तारीफ साज शख्सियतें, उसमें थोड़ी सी मुझसे मेरी जो भी आप कह लीजिए कि मैंने बहुत अहम तरीन लोगों को शायद किया है। ज्यादा लोग उसमें नहीं आ पाए हैं, क्योंकि आप जो जिनको ज्यादा पढ़ना है वो लियाकत साहब की किताब में पढ़ लेंगे। हमारे यहाँ वो नहीं कि हमारी जरा जो पैमाना है वो बड़ा सख्त है। अगर हमारे किताब में हमारे बात का जिक्र नहीं होना चाहिए तो नहीं है, हमारे बात का भी जिक्र हमारी किताब में नहीं है, क्योंकि वो उस मेयार पे, जिस मेयार की ये किताब है उस पर नहीं उतरते थे। बात खराब है लेकिन सच बात है। तो उसमें हमने बहुत मेयार बरकरार रखा है, और हमने बहुत सी चीजें, जैसे जब पहले जमाने में इलेक्शन में जहाँ वोट डालने जाते थे तो प्रिजाइडिंग अफसर आपको रसीद देता था, उसकी फोटो कापी है जितनी बड़ी। और उस जमाने में जो जो छोटी छोटी, खैराबाद में कभी रजिस्ट्री ऑफिस होता था, रजिस्ट्रार की मोहरें लगी हुई है, रजिस्ट्रार खैराबाद लिखा सीतापुर है, रजिस्ट्रार खैराबाद सीतापुर, उसकी इस तरह की चीजें हैं। सीतापुर ट्रेजरी की उर्दू की मोहर लगी हुई है उसके ऊपर, ये सब चीजें हैं। बहरहाल जो कुछ भी कर सका हूँ वो आपकी खिदमत में मैंने हाजिर किया। और मैं शेर हमेशा मदद करता हूँ। एक शेर है, उन्होंने कहा, क्या नाम, एक शेर है कि शिकवे जुल्मत शख्स तो बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो हमने जो अपने हिस्से, हमने खैराबाद के 6 किताबें लिखी हैं तक, जो अदब में और तारीख पर हैं। एक किताब और है वसीम खैराबादी पर, जो NCPUL से मंजूर है, लेकिन वो जब वहाँ सियासी ताकुल का शिकार है, जब वो छपेगी तो वसीम खैराबादी के 150 शागिर्दों का उसमें जिक्र है, और उनका पूरा उनके नमूने कलाम, उनकी तफसीर सब है। ये इस तरह से ये किताब है। तो जो भी मैं कर सका आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। इसके बाद एक छोटी सी बात ये कहना है कि प्रोफेसर एहसान रिजवी साहब जो आज हमारे दरमियान नहीं है, उनके चचा थे जो, और मेरे वो बहनोई थे, अहमद एहसान रिजवी, वो भी शायर थे, आलमा खैराबादी तकल्लुस करते थे। उनकी भी एक किताब है, वो 80 सफ़हात की, उसको भी मैंने तदवीन दी है, और उनके बेटे ने उसको शाये की है। तो उनका भी एक छोटी सी आपको उसकी गुनवाई होगी। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको तशरीफ लाए, और बस। बहुत शुक्रिया मोहतरम फरीद बिलग्रामी साहब। वो माइक से डर रहे थे, कलम के आदमी हैं, लेकिन आपने देखा कि जब कोई मास्टर चाहता है चाहे वो डंडा संभाले या माइक संभाले, कलम संभाले, हर एतबार से वो परफेक्ट होता है, काम अपना सब अंजाम दे देता है। आज इनकी किताब की रस्म रोनुमाई है, और उसमें आप तमाम हजरात तशरीफ लाए हैं। आप सभी का इस्तकबाल में कर चुका। रस्म रोनुमाई होना चाहिए, पहले ये हो जाए। दूल्हा आपके सामने मौजूद है, हमारा मरकजी किरदार जनाब फरीद बिलग्रामी साहब। इन्होंने बिलग्रामी कह के खैराबाद वालों को ये बताया कि बिलग्राम भी अदब का हिस्सा है और खैराबाद तो है ही। तो आदमी को अपनी जन्मभूमि को और कर्मभूमि को दोनों को याद रखना चाहिए। तो अमली तौर पर इन्होंने दोनों को जिंदा कर दिया। खैराबाद अवध, तारीख और तारीख साज शख्सियतें, ये किताब है जिसकी रस्म रोनुमाई है। और उसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि इनका कलम और तेजी करेगा, और इंशाल्लाह जिन असबाब पे काम नहीं हुआ उन पे भी करके दिखाएंगे। अब तक इन्होंने जो 8 किताबें लिखी हैं वो सब चौंकाने वाली हैं, हैरान कुन है। यानी उधर हम लोग गए ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही सही तौर पर देख के निकल गए, यानी बिल्कुल सहाफ़ी बन गए। तो इन्होंने सहाफ़ी नहीं बल्कि मुहक्किक की हैसियत से काम किया, उसके लिए इनके लिए तालियां हो जाएंगी।
اور قاریوں کو اردو والے بڑا برا مانتے ہیں. ہمارے لکھنؤ میں تو کہتے ہیں پورا ایک محلہ ہے قاری والوں کا. لیکن یہ بتائیے کہ اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کریں. ہم لوگ مذہبی طور پہ اس قدر سگڑ گئے ہم لوگ ہیں, سہمے سہمے رہتے ہیں. جب دیکھیے ان اللہ مع الصابرین, جہاں لڑنے کا حکم ہے وہاں بھی صبر کر لیتے ہیں. تو صبر کرتے کرتے یہ نتیجہ نکلا کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار ہی نہیں کرتے. یعنی نثر میں آپ کو 50 صفحے سنا دیے جائیں, لکھنے والے نے خون تھوک دیا اور آپ اس کے اوپر اور واہ بھی نہیں کرتے. کبھی کہیں ایسا واقعہ ہوتا ہے, مسرت بخت لمحہ کہا جاتا ہے فاروقی صاحب یا صدیقی صاحب یا خان صاحب یہ جملہ دوبارہ پڑھ لیجیے. شاعری کا اعزاز یہ ہے کہ شعر اپنے ہوں یا کہیں ملائے ہوں, لیکن جہاں اس نے پڑھا 2 مصروں میں قیامت ڈھا دی. تو اس لیے لوگ شاعر زیادہ بن رہے ہیں, ادیب کم بن رہے ہیں. تو جو ادیب بن گئے ہیں ان کی تو قدر کی جائے. تو تالیاں میں نے اس لیے بجوا دی کہ اپنے جذبات کا اظہار ہے, تو ایسا یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے اب تک. اب رسم رونمائی ہو جائے. سر جی وقار سے میں درخواست کرتا ہوں کتاب کی رسم, اور تمام مہمانان خصوصی ہمارے ڈاکٹر اکبری علی صاحب, یا علی صاحب, اور جناب سلیم احمد صاحب, اور ہمارے قصبے کے جناب عزیز خیر آبادی صاحب, سبھی لوگ اٹھیں. کتاب مجھے بھی دے دی جائے تاکہ میں اس میں شریک ہو جاؤں. بالکل ابھی تفریح کرواتا ہوں. کہیں سے اس کو پھاڑیے, لائی ہمیں لگی, وہ لائیے. آپ بیچ میں جائیے, فرید بھائی کو بیچ میں کر دیجیے. دولہا کو ہمیشہ بیچ میں ہونا چاہیے. کھڑے ہوئے ہیں کل کوئی دقت تھوڑی. ہاں دوبارہ ان لوگوں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا, حالانکہ اس سے ہاتھ پیر ٹھیک رہتے ہیں. آئیے آپ آ جائیے. راشد ہے پن دیکھو ہے, راشد ہے پن بلائیے. ہاں آئیے بھیا, یہ کتاب اور دیجیے فرید بھائی. ماشی صاحب سامنے لائے زیادہ اچھا نہیں, یہ صاحب بالکل سامنے ہے, کوئی ان کو پیچھے نہیں کر پائے گا. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو عام طور سے پروفیسروں کو بھی آج کل نہیں معلوم. سر تو بن جاتے ہیں اور ان کے اندر کوئی پروفیسری کا کی رمق نہیں ہوتی. اب احسان حسین آنائن ملا اور عالم سرور جیسے لوگ کہاں ہیں جن کو چلتی پھرتی کتاب کہا جائے, یا جن کو دیکھ کے لوگ عالم بن جائیں, یا جن کی صحبت سے فیض اٹھایا جا سکے. اب تو عزیز خیر آبادی اور مستفیض رحمانی صاحب بالکل آخری دور ہے تہذیب کے پیمانوں کا. اب کبھی رسم یہ دہرائی نہیں جائے گی. یہ تہذیب کے بالکل آخری پیمانے ہیں جن کو دیکھنا بھی ادبی طور پہ عبادت ہے, یعنی ثواب کا درجہ حاصل ہے. کہ ہم اچھے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے تو ہمارے اندر اچھائیاں نہیں آئیں گی. انہی اچھے اور خوبصورت لوگوں میں اپنے کارناموں سے, اپنے اہم کاموں سے فرید بلگرامی صاحب نے خود کو شامل کر لیا ہے. کیمروں میں ساری تصاویر قید ہو گئی جو تاریخ کا حصہ بن جائیں گی انشاءاللہ. اور اب میں چاہتا ہوں اسی قصبے کے گوہر خیر آبادی صاحب کے غالباً شاگرد ہیں یہ حافظ مسعود صاحب, انہوں نے کچھ لکھا ہے فرید بلگرامی صاحب کے متعلق. وہ تشریف لائیں اور اپنی تحریر یہاں پیش کر دیں. تحریر یا تقریر ضرور رکھا جائے کہ پروگرام 1 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا تو اگر وقت سے ختم ہو جائے تو کم از کم سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے میں اس تقریب میں اس میں اجرا کے موقع پر
अपने भाई फरीद बिलग्रामी साहब को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इन अजीम शख्सियात की मौजूदगी में अपने दिली तासरत का इजहार करते हुए खैराबाद उन्वान है खैराबाद की तारीख साज शख्सियत फरीद बिलग्रामी सदर मोहतरम की इजाजत चाहते हुए पेश करना चाहता हूँ। हाज़रीन गिरामी, ये नाचीज जिसे लोग हाफिज मसूद महमूदाबादी के नाम से जानते हैं, ये खाकसार खैराबाद की उस शख्सियत की शान में कदम उठाने की जुरात कर रहा है जिसकी नस्ल निगारी सैले मुमतना की एक उम्दा मिसाल है। इसका एक एक फिक्रा इतना शगुफ्ता, दिलकश, सहल और शीरी है कि दिल में जगह कर लेता है और जुबानों पर ज़रबुल मिस्र होकर रह जाता है। इनका उसलूब बयान निहायत दिलनशी, पुरलुत्फ और फसाद व बलागत से भरपूर है। वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हमारे कस्बा खैराबाद की अजीमुल मर्तबा शख्सियत है जिसका नाम सैयद फरीदुद्दीन अहमद फरीद बिलग्रामी है, जो 18 सितंबर 1952 ईस्वी को हिंदुस्तान के मरदूम खेज कस्बा खैराबाद अवध जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश में सैयद शबीर अहमद बिलग्रामी के घर रौनक अफरोज हुए। आपका खानदान बिलग्राम के मखदूम दादों से ताल्लुक रखता है। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप बुनियादी तौर पर एक सहाफी है और तवील मुद्दत तक लखनऊ से शाये होने वाले मौका रोजनामे कौमी आवाज की नुमाइंदगी करते रहे। उसके साथ साथ उर्दू हिंदी अखबारों और जरीदों में उनकी नज़में, कहानियां और मज़ामीन क़ारीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करते रहे। बकौल मोहम्मद इकबाल सलीम अलगांदरी के तारीख एक बहुत ही अहम फन है। ये फन हमें माजी के तल्ख व शीरी तजुर्बात और खुशगवार और नागवार वाक़यात के बारे में मालूमात फराहम करता है, जिनकी बुनियाद पर मुस्तक़बिल के लाहे अमल और मंसूबे तैयार किए जाते हैं। फन तारीख मुसलमानों का खुसूसी फन है। इन्होंने इसे एक बाकायदा फन का दर्जा दिया, इसके उसूल और ज़वाबित मुरत्तब किए और तारीखी रिवायात और खुराफाती किस्सा कहानियों के माबैन फर्क वाज़ेह किया। हिंदुस्तान की तारीख का आईना यह है कि बहुत से नामयाब मुबलिगों ने इसको अपने लिए तख्ते मश्क बनाया है, लेकिन हमारे फरीद बिलग्रामी साहब ने खैराबाद की तारीख पर कलम उठाया, अदबी और नसरी तर्ज तहरीर पर जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बेशक आप तहजीब और सकाफत का वो आईना है जिनकी बरतरी अपने आप में नुमाया है। फारसी का एक शेर मुलाहिजा हो, जज्बे आशिक असल सन खारा में कुनद, कोकन माशूक खुद सन पैदा में कुनद। यकीनन इश्क जब अपने कमाल को पहुंचता है तो आशिक अपने माशूक को संगलाग राहों में भी तलाश कर लेता है। बेशक फरीद बिलग्रामी साहब उर्दू नस्र व अदब की तारीख के वो सच्चे आशिक हैं जिन्होंने अपने तजुर्बात और मुशाहिदात से खैराबाद अवध की तारीख में जो अखलाकी नताइज और नसाए अख्ज़ किए हैं वो दिलों पर गहरा असर डालते हैं। ये उनकी हकीकत पसंदी का मामला है। यही वजह है कि उनकी हर तहरीर माशरे में सबसे ज्यादा ख्याल और किरदार के एतबार से पाकीज़ा है। मोहतरम हजरात, यह हकीकत है कि खैराबाद में अहले कलम ने शायरी तो खूब की, मगर खैराबाद की तारीख पर कलम उठाने से इज्तनाब किया। अगर रईस अहमद जाफरी चाहते तो खैराबाद की शानदार तारीख लिख सकते थे, मगर कुर्बान जाइए हमारे फरीद बिलग्रामी साहब की जात पर, जिन्होंने ये किताब खैराबाद अवध तारीख और तारीख साज शख्सियतें लिखकर माजी की यादें ताज़ा करके मुस्तकबिल की वो जमानत पेश की है जिस पर अहले खैराबाद क्या दुनिया का हर दी शऊर इंसान हमेशा रश्क करता रहेगा। अल्लाह फरीद बिलग्रामी साहब पर अपना साए रहमत हमेशा कायम दायम रखे, जिससे हम तशनगान उर्दू अदब उनकी हमनशीनी और उनकी नई नई काविशों से लुत्फ अंदोज होते रहे। अब तक मुख्तलिफ तालीमी सतहों पर उर्दू ज़बान व अदब का जो निसाब भी मुरत्तब किया गया है उसमें उर्दू नस्ल निगारी के दौरे आगाज की नुमाइंदगी के बतौर सबसे पहले मीर अमन देहलवी को जगह दी गई है। अदीब या शायर कोई भी हो, उसके फन को समझने के लिए पहले उसकी जात से बाखबर होना जरूरी ठहरता है, और वो इसलिए कि किसी भी कलमकार का फन उसकी जात का असर कबूल किए बगैर सामने नहीं आता। मैं बड़े वसूख के साथ ये बात तहरीर करता हूँ कि फरीद बिलग्रामी साहब एक सैयद खानदान के वो चश्मो चिराग हैं जिनका शिजरा मखदूम ज़ादों से मिलता है, और आप इल्मी व अदबी सलाहियतों के ऐसे माहिर इंसान हैं जिस पर मुझे नाज है। आपने उर्दू अदब पर बड़ा काम किया। आपकी मुतादिद तसानी मंजर आम पर आ चुकी हैं, जैसे आकाए सुखन वसीम खैराबादी, हयात और कारनामे मताए वसीम, एक गौरैया का गिरना, डॉक्टर सालिम अली की खुद नविश, समाने का उर्दू तर्जुमा जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट ने शाये किया,
कोसर खैराबादी हयात और शायरी गुलग्राम राजनीतिक एवं साहित्यिक इतिहास हिंदी गुलग्राम की शेरी व अदबी खिदमात दबिस्तान खैराबाद खैराबाद अवध तारीख और तारीख साथ शख्सियतें ये उनकी बेहतरीन काविशें हैं। हजरत ग्रामी फरीद बिलग्रामी साहब ने इख्तिताम में खैराबाद के मदारिस मकातिब मसाजिद खैराबाद के कदीम खुतबात उर्स मेले नुमाइश मुख्तलिफ त्योहार खैराबाद के कागजी सिक्के अजीम शख्सियात कदीम सनतें नवाबी अहद दीगर अकवाम पर जो यादगार तारीख पेश की है वो काबिल दाद व तहसीन है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप अदब के आसमान पर यूं ही ताबिंदा रहें, आमीन। मैं अपनी बात को तवील न करते हुए इस शेर के साथ मुकम्मल करता हूँ। आप बेशक हैं जाने खैराबाद, आपकी बात ही निराली है। फकत हाफिज मसूद और डॉक्टर सलीम अहमद साहब को दावत देता हूँ इस शेर के साथ। सूरज के निकलते ही हट जाते हैं मंजर से, सूरज के निकलते ही हट जाते हैं मंजर से, ये चांद सितारे भी आदाब सिखाते हैं। शहर अदब से ताल्लुक रखने वाला शायर है शहर निगारा लखनऊ से जनाब सलीम अहमद के रूप में आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। फरीद बिलग्रामी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद और सब्र मोहतरम से इजाजत चाहता हूँ आज का मुकाला पेश करने। उन्वान है खैराबाद का मुहाजिर मोर्रिद फरीद बिलग्रामी। खैराबाद के नाम से हिंदुस्तान में यूं तो कई कस्बे मौजूद हैं, मगर जिला सीतापुर का खैराबाद अरबी सियासी और सकाफती एतबार से जितना सरखेज है, मुल्क में शायद ही कोई दूसरा कस्बा ऐसा हो जिसके मर्तबे तक पहुंच सके। इसके बाद अगर किसी कस्बे का नाम लिया जा सकता है तो वो है बिलग्राम। ऐसी सरखेज जमीनों पर परवरिश और तरबियत पाने वाले फरीद बिलग्रामी साहब के अंदर भी इल्म व अदब का वही सरचश्मा जारी है जो उन कस्बात की मिट्टी से निकलता है। यही वो कस्बे हैं जहाँ इल्म व अदब के सोते फूटे और जो सूफियाए कराम बुजुर्गान दीन और शोरा व अदबा का मरकज व मस्कन था। फरीद बिलग्रामी खैराबाद की गलियों में पले बढ़े और बिलग्राम में मुलाजमत के अय्याम गुजरे। इस दौरान वो कदीम इमारतों, दस्तावेजों, कतबात वगैरह की तहकीक में ऐसा मसरूफ हुए कि 2017 में बिलग्राम की 1000 साल तारीख बिलग्राम राजनीतिक इतिहास निकाली, जिसकी खूब पजीराई हुई, हौसला मिला और जब लिखना शुरू किया तो वसीम खैराबादी हयात और कारनामे, मताए वसीम खैराबादी, मशाहिद के खतूत, हकीम आबिद अली, कौसर खैराबादी हयात और शायरी, बिलग्राम की शेरी व अदबी खिदमात जैसी शाहकार किताबें वजूद में आई। खैराबाद को बुनियाद बनाकर इतना काम तो खैराबाद में सुकूनत पजीर लोग भी ना कर सके जितना बिलग्राम में रहकर फरीद बिलग्रामी ने तनहा कर दिया। इसलिए अगर उनको खैराबाद का मुहाजिर मोर्रिद कहा जाए तो बेजाना होगा। ये सच है कि तहकीक के दौरान एक मौक़िफ़ को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, कैसे कैसे हालात का सामना करना पड़ता है, इसका सही अंदाजा वही शख्स लगा सकता है जो इस काम से गुजर चुका हो या गुजर रहा हो। क्योंकि नाचीज इन तमाम मराहिल से गुजर चुका है और मवाद की तलाश और फराहमी के मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ है। इसलिए मुझे इल्म है कि फरीद बिलग्रामी साहब को इस किताब के मवाद को जमा करने में किन किन सोबतों का सामना करना पड़ा होगा और कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा होगा। एक सफ़ा और कभी कभी तो एक सतर की दुरुस्त जानकारी हासिल करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़े होंगे, ये तो वही समझ सकते हैं। बहरहाल इन खारदार रास्तों से गुजर कर फरीद बिलग्रामी ने जिस खुशउस्लूबी के साथ खैराबाद की तारीख और तारीख साथ शख्सियतें तख्लीक की, इसके लिए वो काबिल मुबारकबाद है। ये किताब खैराबाद की तारीख और वहाँ की शख्सियात को समझने में नहायत अहम साबित होगी, ऐसा मेरा यकीन है। मुसन्निफ ने इस किताब में खैराबाद की तारीख का अहाता करने की हर मुमकिन कोशिश की है। मवाद की तलाश, कदीम दस्तावेजात की छानबीन और लोगों से मुलाकातें मुहक्किक के हौसले और अज़्म का इम्तहान लेती हैं। फरीद बिलग्रामी ने भी इन तमाम मराहिल को अबूर किया और फरीद बिलग्रामी ने भी इन तमाम मराहिल को अबूर किया और अपनी मेहनत से ये मकाम हासिल किया कि वो आज खैराबाद के मुस्तनद मोर्रिद की हैसियत से मारूफ हैं। उनका मिजाज ऐसा है कि तहकीक और तारीख नवीसी के इस काम के लिए वो जुनून की हद तक पहुंच जाते हैं। उन्हें ना वक्त की फिक्र रहती है और ना ही खाने पीने की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ही मेरा मुशाहिदा है। मवाद की फराहमी के सिलसिले में अक्सर व बेशतर
فرید صاحب سے میری بات چیت ہوتی رہتی اور ملاقاتیں بھی ہوتی۔ ایک روز تو اپنی فیملی کے ساتھ اپنی گاڑی سے بیٹی کے پاس لکھنؤ آئے۔ فیملی نے رات بیٹی کے یہاں قیام کرنے کا فیصلہ کیا، مگر آپ فیملی کو چھوڑ کر شام کی بس سے خیرآباد پہنچ گئے اور کتاب کی تیاری میں ایسا منہمک ہوئے کہ رات کب گزر گئی انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ آج یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے تو یقیناً فرید بلگرامی صاحب سے زیادہ ہم سب خوش ہیں کہ اودھ کی علاقائی تاریخ پر ایک اور اہم کتاب منصہ شہود پر آ کر ہم سب کو افتخار کا مقام بخش ہے۔ بہرحال کتابیں لکھنا الگ ہے اور معیاری کتابیں لکھنا الگ، کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 60-70 برس کا طویل عرصہ صرف کر کے 100 کتابیں لکھنے والے اردو مصنف آج تک وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو دیگر زبان کا مصنف ایک معیاری کتاب لکھ کر نوبل انعام حاصل کر کے طے کر لیتا ہے۔ اس لیے کمیت کے بجائے کیفیت پر زیادہ زور دینا چاہیے۔ فرید بلگرامی صاحب نے اب تک جو بھی کتابیں تحریر کی ہیں، چاہے وہ دبستان خیرآباد ہو، عقائد سخن وسیم خیرآبادی ہو، یا پھر بلگرام کی شعری و ادبی خدمات، یہ وہ کتابیں ہیں جو درجنوں کتابوں پر بھاری ہیں۔ آج جس طرح سے غیر معیاری کتاب کے مصنف اور غیر معروف شاعر و ادیب پر یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پی ایچ ڈی کرائی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فرید صاحب پر پی ایچ ڈی نہ صحیح ایم فل تو ہو ہی سکتی ہے۔ خیرآباد کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم پڑتا ہے کہ لکھوری اینٹ سازی، پارچہ بافی، خیاطی اور عمارت سازی کے لیے خیرآباد اور اس سے متصل علاقے مشہور تھے۔ اس کے علاوہ خیرآباد کھجور کے باغوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ آج بھی خیرآباد کے اطراف میں موجود کھجور کے باغ کے درخت اس اپنے ماضی کی داستان سناتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ خیرآباد ہی ہے جہاں سے گورنر جنرل بریلی تشریف لے گئے۔ یہ مجاہد آزادی، عالم دین بہادر شاہ ظفر کے معتمد خاص اور تحصیل خیرآباد کے معتمد فضل حق خیرآبادی، وسیم خیرآبادی، شاعر خنگیات ریاض خیرآبادی، نہ کسی کے آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جیسی غزل کے خالق مستر خیرآبادی کا مسکن ہے۔ الغرض کن کن اساتین علم و ادب کا نام لیا جائے، اس قصبے کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ہندو مسلم بھائی چارے کے عمدہ مثال ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہاں رائے بہادر شنکر صاحب، رائے چنی لال ٹھاکر، چندرکا پرساد، گووند پرساد کپور، سورج دت مشرا، ڈاکٹر شیو گووند اتنے ہی مقبول ہیں جتنا میر نواب، مطلع محمد جعفر مکہ درزی، سید امتیاز حسین، عابد علی انصاری اور علی وارث خان وغیرہ۔ یہ ساری معلومات ہمیں فرید بلگرامی صاحب کی کتاب خیرآباد کی تاریخ اور تاریخ ساز شخصیت سے حاصل ہوتی ہیں۔ مجموعی طور پر فرید صاحب ایک کامیاب مورخ اور مستند محقق ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق کے دوران جس عزم اور حوصلے کے ساتھ اس کام کی ذمہ داری بلکہ اس چیلنج کو قبول کیا، اسے اتنی ہی کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا۔ اس دوران تمام صعوبتوں سے نفرت آزما ہوئے، مگر پورے حوصلے سے خیرآباد کی تاریخ رقم کر کے ثابت کر دیا کہ ارادہ اگر مصمم ہے تو آندھیاں بھی بعد سبا معلوم ہو پڑتی ہیں۔ میں فرید صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی محنتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اسٹیج پہ چڑھنا، یہاں سے اترنا، اس لیے کہ تقریباً 9 گھٹنے جواب دے چکے ہیں۔ وہ دور گیا جب وہ دور میں گھوڑے پہ سوار ہو جائے گا۔ تو آئندہ سے فرید بھائی ایک سیڑھی بھی یہاں کوئی چیز رکھوا دیا کریں تاکہ مستفید صاحب کا تو کم از کم ان کی صدارت طے ہو جائے، ورنہ ان کو اٹھا کے لانا پڑے گا۔ منور رانا کو جب وہ ٹانگیں وانگیں خراب ہو گئی، بہاری واجپئی بن گئے وہ، تو ان کا ڈولا اٹھا کے ہم لوگ لے آتے ہیں۔ تو فرید بھائی نے امتحان لیا کہ وہ لوگ جو اس اسٹیج پہ چڑھ نہیں سکتے وہ تاریخ کا کام کیا کریں۔ اب ڈاکٹر سلیم صاحب کے بعد میں دوسرے ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ ڈاکٹر سلیم احمد صاحب نے واقعی تحقیق پہ تحقیق کا کام کیا اور انہوں نے کہا کہ معتبریت کی منزل بہت مشکل سے ملتی ہے، اور یہ معتبریت کی منزل حاصل کر لی ہے محترم فرید بلگرامی صاحب نے اپنے تحقیقی کام سے۔ اس کے لیے دونوں مبارکباد ہیں، مصنف بھی اور اپنی تحریر لکھ کر یہاں پڑھنے والے۔ ڈاکٹر اکبر علی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، ان کا تعلق بلگرام سے بھی ہے، حالانکہ یہ گورکھپور میں پیدا ہوئے، لیکن بلگرام اتنی شاندار جگہ ہے کہ جو آس پاس سے گزر گیا وہ بھی اپنے آپ کو بلگرامی لکھتا ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو معلوم تھا کہ جب وہاں عربی لغت کا لکھنے والا پیدا ہو سکتا ہے تو اکبر علی خالد بلگرامی نام یہاں غالباً ان کا وہاں کا ہے، دادحال وہاں کا ہے۔ تو یہی حال ہے، بالکل فرید بلگرامی صاحب کا لوگ طے نہیں کر پاتے ہیں خیرآبادی زیادہ ہے یا بلگرامی زیادہ ہے۔ تو آپ کا حق تھا، ڈاکٹر اکبر علی صاحب آپ کے روبرو ہیں۔ اس خوبصورت تقریب
की आराइश और आरास्तगी के लिए मैं अपने बड़े भाई मोहतरम फरीद बिलग्रामी का समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो स्टेज पर जो शख्सियात बैठी हैं, ये इस मजमे के लिए और मेरे लिए, सभी के लिए जानी पहचानी है, मोहताज तारुफ नहीं है। बहुत खूबसूरत निजामत जनाब रिजवान फारूकी साहब की है और उम्मीद है कि ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आज की ये बज़्म, ये महफिल कामयाबी से हमकिनार होगी। जनाब क्या नाम डॉक्टर अजीज खैराबादी आज की महफिल के सदर, जनाब मस्त हफीज रहमानी साहब, मेहमान खुसूसी डॉक्टर सुहेल वही साहब, जनाब जिया फारूकी साहब और मेरे उस्ताद भाई कौन जिया अलवी साहब, माफ कीजिएगा, जिया अलवी साहब, और जिया तो है ही है, जिया अलवी, और हमारे पीर भाई, हमारे हमवतन और मेरे अजीज डॉक्टर सलीम अहमद साहब, सामने मेरे कुर्सी पर तशरीफ फरमा मेरे बहुत ही अजीज दैनिक जागरण के सर्कुलेशन में मार्केटिंग मैनेजर जनाब मोइन अलवी साहब और जनाब खानकाह से मुताल्लिक तमाम जो शख्सियात यहाँ बैठी हैं, और एक मेरे बहुत ही अजीज प्रोफेसर एहसन साहब, एहसन रिजवी साहब के छोटे भाई भी सामने हैं। उनको, उन सब लोगों को मैं इस तकरीब में शिरकत की फरीद भाई की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई आप लोगों ने, और भी तमाम जो चेहरे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये जरूर है कि ये मजमा कम हो सकता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो किसी तकरीब की कामयाबी की जमानत होते हैं, और मेरे ख्याल में ये सब वो लोग हैं जो इस तकरीब को कामयाब बनाने के अमीन और जमानत। फरीद साहब, जैसा कि अभी रिजवान फारूकी साहब ने अदराहे मजाक कहा कि जो बिलग्राम से गुजरता है बिलग्रामी हो जाता है, मेरे साथ ऐसा मामला नहीं है। मैं खालिस बिलग्रामी हूँ। मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज, मेरे वालिद का नाम शब्बीर हसन बिलग्रामी था, और रेलवे में मुलाजिम थे गोरखपुर में। पूरा शहर, पूरा स्टाफ उनको सिर्फ बिलग्रामी साहब कहता था, उसके आगे कोई उनका नाम ही नहीं जानता था। क्योंकि वालिद साहब की रेलवे में मुलाजिमत थी गोरखपुर में, लिहाजा हम लोग की पैदाइश और परवरिश गोरखपुर में हुई, तो उस लिहाज से मैं गोरखपुर को अपना वतन समझता हूँ, और मेरे बुजुर्गों का वतन बिलग्राम था। गोरखपुर और खैराबाद, आज इस सरजमीन पर आकर मुझे वो पुरानी तारीख मैंने किताबों में पढ़ी थी, रियाज खैराबादी और वसीम खैराबादी, ये दोनों हजरात, वसीम खैराबादी और रियाज खैराबादी, जिन्होंने गोरखपुर में इल्म अदब की शमع रोशन की, शायरी का चर्चा आम किया। वसीम खैराबादी के सैकड़ों शागिर्द गोरखपुर में है, और जनाब फरीद बिलग्रामी ने ये काम भी अंजाम दिया है। उस किताब जिसको आप बता रहे कि इंस्टीट्यूट में उसका बसदा जमा है, इंशाल्लाह जब वो किताब मनसर शहूद पर आएगी तो लोग देखेंगे कि साहब कितने गोरखपुर के कितने शोरा ने साहब वसीम खैराबादी से कस्बे फैज किया और शायरी में नाम पैदा किया। दूर नहीं जाइए, खुद फिराक गोरखपुरी, बाद में हालांकि फिराक साहब ने इससे इनकार किया है, लेकिन हकीकत यह है कि फिराक गोरखपुरी भी इब्तदाई जमाने में उन्होंने वसीम खैराबाद ही से अपने कलाम पर इस्लाम। तो ये है तारीख गोरखपुर और खैराबाद का रिश्ता। तो आज मुझे फख्र है कि मैं उस सरजमीन पर आया हूँ, और ये हमारे भाई फरीद बिलग्रामी की काविशों का नतीजा है कि साहब पहम इसरार करके, और मैं इधर मसरूफ था एक दिन बस्ती और फिर गोरखपुर लखनऊ के, तो लेकिन यहाँ आना जरूरी था। तो मैंने कहा कि बजाय कुछ तहरीर करूँ, डॉक्टर सलीम साहब ने कहा कि नहीं, मैंने जो है मकाला लिखा है। तो हमने कहा ठीक है, आपका मकाला होगा और मैं कुछ चंद बातें कर लूँगा, तो इस तरह से अश्कसोई हो जाएगी। अब मैं आता हूँ इस असली किताब पर कि देखिए, कोई बस्ती
चाहे वो बिलग्राम हो, चाहे वो खैराबाद हो। ये ईंट गारे की महज इमारतें नहीं, पर मबनी नहीं होती। बस्ती वहां बसने वालों, जो लोग वहां बसते हैं, उनके किरदार और अमल से, उनके शेरी और अदबी कारनामों से ही उस बस्ती को उरूज हासिल होता है और सारे आलम में वो मशहूर होती है। चाहे वो बिलग्राम की बस्ती हो, चाहे वो खैराबाद की बस्ती हो। खैराबाद की बस्ती पुराने लोगों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो हम लोग जानते हैं हजरत रियाज खैराबादी और वसीम खैराबादी के हवाले से हमेशा से अहले गोरखपुर के लिए इस की जो मिट्टी है वो हमारी आंखों के लिए सुरमे का काम देती है, हमारी आंखों को रोशन करती है। हम लोग गोरखपुर वाले आज जो कुछ भी हैं, ये दो इन्हीं अहम शख्सियात की मरून मिन्नत है, और उन शख्सियात का नाम हजरत रियाज खैराबादी है और हजरत वसीम खैराबादी है। ये किताब जो अवध खैराबाद की तारीख और तारीखी शख्सियतें हैं, यकीनन फरीद साहब से तो मेरी मुलाकात अक्सर और बेशतर रही है। आपने मेरे गरीब खाने को भी रौनक बख्शी है, बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो वतनी जो लगाव होता है बेलग्राम का, उस रिश्ते से फरीद साहब ने हमेशा मुझको मोहब्बत की और हर मौके पर मुझको अपने अदबी कारनामों से भी बाखबर कराया। इस किताब के ताल्लुक से भी बताया कि एक बड़ा काम कर रहे हैं। यकीनन इस किताब की तैयारी में, जैसा कि डॉक्टर सलीम साहब ने कहा कि किन किन सौबतों से फरीद बिलग्रामी को गुजरना पड़ा होगा, अब उसकी निशानदेही की जरूरत नहीं है। आप साहब नजर हैं, आप बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि तारीख लिखना सबसे मुश्किल काम होता है। किसी कस्बे की, किसी बस्ती की, किसी इलाके की, किसी शहर की तारीख लिखना मुश्किल तरीन काम है। हर आदमी का मिजाज भी नहीं होता है, लेकिन फरीद साहब का चूंकि मिजाज है, इनके मिजाज में सब्र और तहम्मुल है, लिहाजा उस सब्र और तहम्मुल का ये नतीजा खैराबाद अवध की तारीख और तारीख साज शख्सियतें हैं। आप सब लोग, सिर्फ फरीद साहब नहीं, मैं सारे खैराबाद के जो लोग यहाँ मौजूद है इस वर्ग में, सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि इस किताब के जरिए से ये किताब जहां जहां जाएगी, खैराबाद को लोग समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, आपके बुजुर्गों को याद करेंगे तो आपका नाम रोशन होगा। आपको लोग इज्जत और एहतराम की निगाह से देखेंगे कि आपका ताल्लुक उस बस्ती से है जिसका नाम खैराबाद है। और बड़ी मेहनत से साहब, मैंने तो उसके मशगूलात देखे हैं, बड़ी मेहनत से फरीद साहब ने इस किताब को तैयार किया है। और तारीख के बाद उन्होंने जो अहम शख्सियात हैं यहाँ की, उनका जिक्र किया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग तो सिर्फ वसीम खैराबादी को जानते हैं और रियाज खैराबादी को जानते हैं और मुस्तक खैराबादी को जानते हैं। मेरी एक अदना सी तमन्ना और गुजारिश है, अगर फरीद बिलग्रामी साहब बुरा न माने, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, मुनासिब ये होता कि इस किताब में, देखिए हर किताब अपनी जगह मुकम्मल होती है, जरूरी नहीं कि इस किताब को जो आदमी पढ़े वो आपकी दूसरी किताबों को भी उसने पढ़ा हो। तो बेहतर ये होता कि मुस्तक खैराबादी, वसीम खैराबादी और रियाज खैराबादी के मुतालिक भी कुछ मालूमात और नमूने कलाम इस किताब में शामिल होता, तो मेरी निगाह में ये किताब और भी बेहतर होती। लेकिन फरीद साहब का जो पैमाना है वो उनका अपना पैमाना है। हो सकता है कि उस पैमाने पर उन्होंने इन शख्सियात को शामिल न किया हो कि इन पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लिहाजा इस किताब में उन लोगों को शामिल किया जाए जिनके बारे में कम लिखा गया है, तो हो सकता है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि अगर ये हो जाता तो ये किताब जिन जिन लोगों के हाथों में पहुंचती, जरूरी नहीं कि हर आदमी सारी किताब ही पढ़ ले। ये किताब अपनी जगह एक मुकम्मल तारीख है, उस किताब में उन शख्सियात का भी हवाला और उनकी शायरी के नमूने होने चाहिए। मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत ही काबिल एहतराम वहीद साहब मौजूद हैं और वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करेंगे। हमारे जिया अलवी साहब मौजूद हैं, वो गुफ्तगू करेंगे। खुद हमारे सदर साहब और
यहाँ के शायर अजीज खैराबादी साहब, आप सब लोग इस पर गुफ्तगू करेंगे, और इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और इस नाचीज़ को एक और मोहतरम शख्सियत जनाब जिया अदली साहब के हुजूर चलता हूँ। उनका ताल्लुक़ खानकाहों से है, अल्लाह वालों से है, और वो ख़ुद अदीब व शायर हैं। वो जो कुछ बयान करेंगे इस कस्बे के हवाले से, इनके मुताल्लिक़ कुछ कहा जाए तो ये होगा कि बिल्कुल सूरज को चिराग दिखाने की कोशिश हो रही है। ये खुद बाकायदा ज़िया हैं, वो भी अलवी। तो अलवियत की ज़िया क्या होती है वो आप उनसे कुछ समाज फरमाएं। रिजवान फारूकी साहब बेहद खूबसूरत निज़ामत फरमाते हैं। मैं इनके साथ मुशायरों में, इनकी निज़ामत में तो कई बार शरीक होने का मौका मिला, लेकिन आज इस जलसे में किताब की रुनमाई के मौके पर क्या खूबसूरत आप निज़ामत फरमा रहे हैं। सदर मोहतरम हमारे ज़िले के गालिबन सबसे बुजुर्ग शायर हमारे मोहतरम मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब, और हमारे आए हुए दीगर मेहमान, सामाइन की सफ में भी कई अजीम शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं। सभी लोगों ने अपने अपने जो मकालात पढ़े हैं बहुत ही खूबसूरत मकाले थे, और जो गुफ्तगू की, अकबर साहब शायद चले गए, नमाज पढ़ने गए हैं। तो मैं ये बात से फर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे मोहतरम फरीद बिलगिरामी साहब, जो हर लिहाज से मेरे लिए मोहतरम है, और इतनी ये शफकत मुझ पर फरमाते हैं कि जब भी कोई किताब का सिलसिला शुरू करते हैं तो कभी उसकी तहरीर दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, कभी खुद तशरीफ ले आते हैं। ज़्यादातर तो खुद वो हमारे गरीब खाने पर कदम रंजा फरमाते हैं, और कभी कभी हम भी आपके दर दौलत पर हाजिरी दे देते हैं। जो काम फरीद साहब ने किया है, जैसा कि खुद उन्होंने अपनी गुफ्तगू में फरमाया था कि आज से 55 साल पहले मेरे बचपन में मुफ्ती नजमुल हसन साहब अलैहि रहमा, जिनके पास मुझको भी शरफ तलमुज़ हासिल हुआ, उनके पास मैंने भी ज़ानुए अदब उनके सामने तय किया अपने बचपन में, और उनके छोटे भाई मौलवी ज़ियाउल अहमद रिजवी साहब कमर खैराबादी, जिन्होंने मुझे फ़ारसी की इब्तिदाई किताबें पढ़ाई, उन्होंने जो किताब खैराबाद की एक झलक लिख दी थी, वो ऐसी किताब है कि इसमें मुफ्ती साहब अलैहि रहमान ने वाकई जो कहावत है, एक मुहावरा है कि कूजे में दरिया समो देना, वो उसकी बिल्कुल सच्ची मिसाल है कि उन्होंने उस झलक में सब कुछ लिख दिया था। उसके बाद फिर एक हिंदी में किताब आई, लियाकत अंसारी साहब ने लिखी, और उसके बाद जब आपने ये किताब लिखी खैराबाद अवध तारीख और तारीख साज शख्सियतें, इस किताब में जो तहकीक की है, देखिए हम शायरी करते हैं, नस्र की 2-4 किताबें मेरी भी आई हैं कुछ तस्करे के हवाले से। शायरी कर लेना मेरा उसका ताल्लुक जहन से और कलम तक है, लेकिन कोई तस्करा लिखना, कोई तारीख लिखना, वो किसी दरियोजा गरी से कम नहीं है। एक एक आदमी के पास 20-20 चक्कर लगाने पड़ते हैं। और खैराबाद का एक मिजाज, चूंकि मैं खैराबादी हूँ, मुझको इसकी खैराबादी होने पे भी फख्र है, और यहाँ की जो कुछ रवायतें हैं जिनसे परेशान हम रहे, और फरीद साहब तो हमसे कहीं ज्यादा परेशान रहे, कि अगर किसी के पास एक कोई किताब है, कोई मखतूता है, तो वो देने में इतने गुरेज करता है, इतनी तकलीफ पहुंचाता है, हत्ता के जिनका जब आपने किताब वो लिखी दबिस्तान खैराबाद, जिसमें 600 साल की तारीख आपने मुरतब कर दी, मेरे नानिहाली जद्द हजरत मखदूम शेख साहब खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर के और आज तक के हम तक की, हमारे बाद तो और भी लोग हैं, उन सब का तस्करा लिखा। और जो लोग गुजर गए उनकी औलाद के पास जा करके कह रहे हैं कि भैया कुछ दे दो तो हम उसमें किताब में शामिल कर दें, तो वो नहीं दे रहे हैं। हत्ता तो मतलब ये कमाल है इस सरजमीन का। दूसरी चीज, किताब के हवाले से फरीद साहब की खिदमत के सिलसिले में बहुत बोला गया है, और जितना बोला जाए वो सब कम है, लेकिन एक बहुत बड़ी अहम बात है कि जो बस्तियां आबाद हैं, वो शहर हो या कस्बे हों, उसमें सबसे बड़ा फुकदान है किताब की दुकानों पर। आपको स्टेशनरी की दुकानें तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन किताब की दुकान नहीं मिलती है। और लाइब्रेरीज का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है कि कहीं लाइब्रेरीज भी हो।
وجہ کیا ہے کہ ہمارے بچے ہم ان کو ٹیکنیکل لائن میں تو بہت آگے بڑھا رہے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر میں چلے جائیں، ڈاکٹری سیکٹر میں چلے جائیں، انجینئرنگ میں چلے جائیں، فلاں میں چلے جائیں، لیکن تاریخ کو بھولے جا رہے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سبھی ماشاءاللہ اس میں زیادہ تر صاحب اولاد ہیں کہ یہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ تحصیل دولت کے لیے، گزر بسر کے لیے تو بہت ضروری ہیں، لیکن کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو تاریخ سے خالی ہو۔ ہر سبجیکٹ کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے، وہ سائنس ہو، میتھ ہو، کوئی بھی ہو، ہر سبجیکٹ جو ہے وہ اس کا تعلق تاریخ سے ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو اردو کی طرف راغب کیجئے، ان کو اردو پڑھائیے، اور اردو پڑھنے کے بعد میں وہ پھر ان کتابوں کو بھی پڑھیں گے۔ ہم شاعر لوگ جب کتاب لکھتے ہیں، اپنی غزلوں کے مجموعے لکھتے ہیں، تو وہ زیادہ ہماری نظر میں بہت اہم کام نہیں ہے اتنا کہ ہم نے غزل کہی، وہ لکھ دی، اس کے بعد چھپ گئی، کتاب آ گئی، اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کہ شاعری کی کتاب کوئی پڑھتے ہی نہیں ہے۔ تاریخ کی کتاب بھی بہت ہی کم پڑھنے والے ہیں۔ فرید بھائی کی یہ کتاب بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی ہوگی، لیکن اگر اس میں آپ انتخاب کریں گے کہ کتنے لوگوں نے پوری کتاب پڑھی ہے اور اس کتاب میں پڑھ کر کے کتنا چیپٹر، کتنا اس کا مواد یاد ہوا ہے ان کو، یا کیا وہ سمجھ پائے ہیں، بہت کم یہ طبقہ ہے۔ اس لیے دلچسپی کتاب پڑھنے کی طرف لگائیے، اور جو کتاب لکھ رہا ہے اس کتاب صاحب کتاب کے، اس کے مورخ کے، اس کے رائٹر کو عزت سے نوازیں کہ ہاں انہوں نے کچھ کام کیا ہے، اور ایسا کام کیا ہے کہ گزشتہ 55 سال میں ابھی تک یہ خیر آباد میں کام نہیں ہو پایا ہے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اپنے محترم فرید بلگرامی صاحب کو، اور امید اور توقع کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی جو آپ کا قلم چل رہا ہے، اللہ اس کی رفتار کو مزید رفتار عطا کرے اور آپ کو سلامت رکھے، اور آپ اسی طرح خیر آباد اور بلگرام کے تاریخ کی قصے اور تاریخ کی باتوں کو رقم کرتے رہیں، اور آپ کی کتابیں اسی طرح سے آتی رہیں۔ اور جیسا کہ کسی صاحب نے، میں نام بھول گیا کس نے کہا تھا، کہ یہ وہ کارنامے ہیں کہ ان کو یہ ایوارڈ کے مستحق ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا اپنا خیر آباد فاؤنڈیشن چلاتا ہوں، جی آپ ہی نے کہا تھا۔ میں نے خیر آباد جب فاؤنڈیشن کا پہلا جب پروگرام کیا تو سب سے پہلے ہم نے ایک ایوارڈ فرید بلگرامی صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ اب یہ ہماری چھوٹی سی تنظیم ہے، لیکن وہ ایوارڈ ان کے شایان شان نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حکومت کے لیول پر بھی ان کو وہ ایوارڈ ملے جو انہوں نے تحقیق کیے ہیں۔ جب قرۃ العین حیدر کو ایک کتاب پر جان پیٹ ایوارڈ مل سکتا ہے، صرف ایک کتاب کے اوپر، تو یہ ایسے رائٹر جو تحقیق کے ساتھ میں لکھ رہے ہیں، ان کی تو صرف ایک ناول تھی، شاید گردش رنگ چمن ان کی کتاب تھی جس پر ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ ایسے ایسے رائٹر موجود ہیں قصبات کے اندر، ان کی ہم سب لوگ اہل خیر آباد، اہلیان بستی، ان کے لیے کوشش کریں کہ جہاں تک ان کا نام پہنچ سکے وہ پہنچانے کی اپنی حد الامکان کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے الفاظ ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ 55 برسوں میں جو کام نہیں ہوا قصبات پر، بالخصوص خیر آباد پر، وہ کار نمایاں انجام دیا محترم فرید بلگرامی صاحب نے۔ قابل مبارکباد فرید بھائی کی شخصیت۔ اور اب میں دعوت دیتا ہوں صدر ذی وقار سے قبل جناب سہیل وحید صاحب۔ سہیل وحید صاحب کا نام محتاج تعارف نہیں ہے، یہ جہاں رہتے ہیں وہ علاقہ گل و گلزار ہوتا ہے، اور یہ وسیع المشرب انسان ہے۔ انہیں کہیں کسی طبقے سے، کسی فرقے سے اڑن کا احساس نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں اتحاد بین المسلمین بھی قائم ہوتا ہے، اور جو قوموں میں تفریق ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی شخصیت کی قدر کرنا چاہیے۔ تالیوں سے میرا استقبال کیجیے۔ استاد محترم رحمانی صاحب، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج خیر آباد میں خیر آباد جو علم و ادب کا گہوارہ، اسی لیے مجھے خوشی کم خوف زیادہ ہے۔ جناب ریاض صاحب اور علوی صاحب، سلیم صاحب اور اکبری صاحب، رشتہ صاحب اور بھی تمام سامعین حضرات، باقی کام تو مجھے تھوڑے بہت آتے بھی ہیں، بولنا بالکل نہیں آتا ہے، اس لیے ہم سے وہ امید نہ کی جائے جو رضوان صاحب نے بتائی۔ فرید بلگرامی، اور جب تک مجبوری نہ ہو ہم بولتے بھی نہیں ہیں، اور بڑوں کے سامنے بولنا تو اور بھی مشکل، ہم نے یہی تربیت بھی پائی ہے۔ بہرحال فرید بلگرامی صاحب کی جب پہلی کتاب ہم کو دی گئی تو مجھے لگا یہ جزدان دینا بھول گئے۔ دبستان خیر آباد، اتنی خوبصورت کتاب، بار بار مجھے خیال آتا تھا کہ ارے، اور میں نے
पूछा भी कि भैया आपका ये सरेबाग किसने डिजाइन किया, इतना खूबसूरत इतना अच्छा कैसे बना दिया। खैराबाद जी बाद में हमने बताया। तो इसीलिए और भी मेरी दिलचस्पी बढ़ी और इस किताब को मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है। इस किताब के पस मंजर में उर्दू की दो बहुत मशहूर किताबों का जिक्र बहुत जरूरी महसूस हो रहा है। पहली अख्तर शहनशाही और दूसरी आसार सनादीद। अख्तर शहनशाही के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, रहमान साहब मौजूद है, अगर मौजूद होगा तो बात करेंगे। आसार सनादीद सर सैयद अहमद की किताब है और सर सैयद अहमद ने उसमें खुद लिखा हुआ है। हालांकि बाद में ये जब उसका पहला एडिशन आया तो वो किताब जाया कर दी गई क्योंकि पता चला कि वो इमाम बख्श साहबाई ने लिखी, उसकी नस्ल। उस जमाने में सर सैयद को उतनी ही उर्दू आती थी जितनी थोड़ी बहुत हमको आती है, तो सब पहचान गए कि ये उनकी किताब है, तो खैर उसको जाया करके दोबारा उसको लिखा गया। उस किताब में बहुत तफसील से लिखा हुआ है कि उन्होंने कैसे झूले डाले, कैसे रस्सियां डाली, कैसे कैसे उन्होंने जतन किए दिल्ली की इमारतों पे जो इबारतें लिखी थी उनको पढ़ने के लिए। और इस किताब में भी फरीद साहब बयान करते हैं कि कैसे उन्होंने फोटो खींचे, फिर कैसे उसको इलाज किया, कैसे खुतबे पढ़े, क्या क्या पढ़े। मुझे इस किताब को पढ़ते हुए बार बार आसार सनादीद याद आ रही। ये बहुत बड़ा काम है और अहले खैराबाद इस बात के लिए उनको फख्र करना चाहिए कि फरीद बिलग्रामी यहाँ मौजूद है और वो तारीख का रकम कर रहे हैं। ये सभी लोग बता चुके हैं, किताब के बारे में पूरी तारुफ खुद फरीद साहब कर ही चुके हैं, दे ही चुके हैं, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है और ये आसान काम तो बिल्कुल है ही नहीं। एक बात जैसे कि ना लोकल हिस्ट्री जो आप बता रहे हैं, ये ओरल हिस्ट्री दरअसल है। जैसे कि और दूसरी चीज ये कि आपकी जो इसका दूसरा एडिशन आया उसमें जैसे आपने 52 डंडे का ताजिया लिखा, उसके बारे में हम 10वीं मरतबा अपने बचपन में यहाँ पे आए हैं। तो 52 डंडे का ताजिया है क्या, 52 डंडे क्यों, कैसे 52 डंडे का ताजिया कैसा बना, दो सत्रों में 2 लाइन में अगर ये भी आ जाता तो बहुत अच्छा लगता। जैसे दिया बत्ती भी मेरे ख्याल बहुत कम लोग अब जानते होंगे। हमने अपने बचपन में दिया बत्ती में, हमारे सीतापुर मेरे मोहल्ले के पड़ोस में है, तो जब वहां पे जाते थे, लेकिन दिया बत्ती है क्या दरअसल, ये सब चीजें जो है थोड़ी सी बयान की जाएगी तो ये किताब अभी भी बहुत अच्छी है, बाद में और अच्छी हो जाएगी। मुझे इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जो ये मास्टर प्लान का जिक्र किया है कि 2030 में खैराबाद जो है वो सीतापुर का हिस्सा हो जाएगा, हम फिर दिल्ली का जिक्र करें। कभी दिल्ली 9 दिल्ली हुआ करता था, 5 4 9, 3 दिल्ली अभी भी मशहूर है, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और चराग दिल्ली। आप अगर तुगलकाबाद जाएं और उधर ख्वाजा बख्तियार काकी की तरफ जाएं, हम गलत तो नहीं है ना, तो आपको वहां पे उसके आसार अभी भी मिलते हैं। तो ये तो हमारी बहरहाल खुशनसीबी है कि सीतापुर में खैराबाद है या खैराबाद में सीतापुर है। हम जहां भी रहे, जब भी हमने सीतापुर का जिक्र किया, खैराबाद का जिक्र अपने आप आया। और रही सफर जाफरी का कोई नॉवल या कोई किताब हमने पढ़ी थी जब हम पढ़ते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसमें खैराबाद का जो जिक्र हमने फरीद साहब से ये बात बताई भी थी कि उन्होंने जो बयान किया है खैराबाद के बारे में कि यहाँ दिल्ली के लाल किले की तरह कोई किला हुआ करता था, और कैसे अभी तो फरीद साहब ने खुद बताया कि ये कमिश्नरी थी खैराबाद के बारे में, तो वो सब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बहुत अहम खित्ता है ही। बचपन में हम 10वीं बार आए हैं यहाँ, जियारतें हमने की तमाम यहाँ। और ये इस किताब से मुझे ये भी पता चला कि फरीद साहब हमारे पीर भाई हैं। एक जमाना था कि हमने हसन मियां से हमने भी बात की थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया और फरीद साहब को मुबारकबाद और आप खैराबाद के तमाम लोगों को मुबारकबाद। और ये आप सबकी भी खुशनसीबी है कि फरीद साहब आपके दरमियान मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गुफ्तगू इन्होंने की और आसार सनादीद का जिक्र करके इस काम की अहमियत को इन्होंने बढ़ा दिया। जिस तरह वो काम मुश्किल था सर सैयद के दौर में, वैसे ही ये काम मुश्किल है जो आज के दौर में जनाब फरीद बिलग्रामी साहब कर रहे हैं। बजा तौर पर ये मुस्तहिक़ मुबारकबाद हैं। जब जब इनका नाम आए तालियां बज जाए ताकि ये काम करते रहें। अब सदर ज़ीक़ार तक पहुंचता हूँ मैं। मोहतरम मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब बसअदब मुल्तमिस हूँ कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद हज़रात, अभी आपने अजीज मोहतरम फरीद बिलग्रामी साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया उसके बारे में आपने बहुत तफसील से मकाले भी सुने, लोगों के तक़रीरें भी सुनी। ये हम सभी लोग जानते हैं, तारीख का एक हिस्सा है कि मुसलमानों की आमद के बाद हिंदुस्तान में कस्बात आबाद हुए और ये कस्बात भले ही
کسی شہنشاہ کی راجدھانی نہ رہی ہو، لیکن ان قصبات میں علم و ادب اور روحانیت کے چراغ ہمیشہ روشن رہے۔ انہیں قصبات میں ایک خیر آباد بھی ہے، بلگرام بھی ہے۔ بہت سے لوگوں نے تذکرہ کیا، لیکن یہ تذکرہ رہ گیا تھا، اس لیے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سیتا پور اور بلگرام کا بہت قدیم زمانے سے رشتہ ہے۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت جوش بلی آبادی کی منڈلی میں جو لوگ شامل تھے اس میں ایک بہت اہم نام تھا جن کا نام تھا وصل بلگرامی۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وصل بلگرامی سیتا پور کے تھے۔ نیم سال کے قریب ایک گاؤں ہے لکڑیا مئو، وہاں کے رہنے والے تھے اور ان کا ننیال بلگرام تھا۔ تو ظاہر ہے کہ بہت عرصے سے بلگرام پہ تھا۔ پھر ابھی ہمارے بچپن میں واحد بلگرامی، بیکس بلگرامی، واحد صاحب کا شمار جگر صاحب بسوانی کے جانشینوں میں ہوتا تھا۔ ابھی ان کا سینکڑوں اور آپ بھی فرید بلگرامی صاحب کا تعلق ہے۔ اس طرح سے بلگرام اور سیتا پور کا ایک گہرا اتصالی تعلق رہا۔ ایک بات جو بھی آئی کہ سیتا پور کی تاریخ بہت پہلے سے لکھی گئی لیکن بکھری ہوئی ہے۔ اس تاریخ کو سمیٹنے کا کام فرید بلگرامی نے کیا، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ انہوں نے اس تاریخ کو سمیٹا اور سمیٹ کے یکجا کیا۔ میں یہ کر رہا تھا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ فرید بلگرامی صاحب نے یہاں کے بزرگوں کی آنکھیں دیکھی، ان کے قریب بیٹھے۔ آپ کے والد محترم کا شمار بھی خیر آباد کے معزز لوگوں میں ہوتا تھا، جنہیں بندے میاں کے نام سے لوگ جانتے تھے، اور میں نے ان کو دیکھا بھی ہے۔ تو اس طریقے سے فرید بلگرامی صاحب کو وراثت میں اردو کی محبت ملی، اور اردو کی محبت اور اس کا اظہار تصنیف کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو انہوں نے مکمل کیا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جو محفل بورڈ کا کلرک تھا، اور اس کے بعد یہ اردو کی محبت تھی کہ انہوں نے معلم اردو کیا، اور معلم اردو کرنے کے بعد یہ درس و تدریس کے پیشے میں ہے، اور اس نے ان کو یہ موقع دیا کہ انہوں نے 10 سال کے عرصے میں 10 ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جن کے بغیر سیتا پور اور خیر آباد کی تاریخ جو ہے مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں قصبات ایسے ہیں کہ اگر اتر پردیش کے تمام قصبات کی تاریخ کو ضائع کر دیا جائے اور بلگرام اور خیر آباد کی تاریخ کو زندہ رکھا جائے تو ہم اپنے سر کو بلند کر کے اردو کے ان لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے لائق ہیں جو آج اردو کے بڑے بڑے لوگ کہلاتے ہیں۔ تو یہ بھی ضرورت ہے کہ اس کا کیا، اور اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ ابھی بہت سے لوگوں نے شکوہ کیا، لیکن شکوے کی ایک وجہ بھی ہے کہ مصحفی کے ایک شاگرد نے کہا ہے کہ سیتا پور کی کنکریاں موزونیت کی صلاحیت رکھتی، لیکن دوسرے مفکر نے یہ بات بھی کہی کہ مجہولہ نے سیتا پور بھی ہم کو کہا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سیتا پور کے لوگ تحقیق کا کام مشکل سے کر پائے۔ سب سے زیادہ ذخیرہ سیتا پور کا ناظم سیتا پوری صاحب پاکستان میں، جس کی وجہ سے وہ ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ کام نہیں کر پا رہے۔ دوسری بات یہ کہ نثر کا ہمارے یہاں ماحول نہیں، نثر کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی نثر کی محفل بھی کی جاتی ہے کہ صرف قصبات کی تاریخ، ادبی لوگوں کی تاریخ بیان کی جائے تو لوگ یکجا نہیں ہوتے، ورنہ جس طرح سے فرید بلگرامی صاحب نے یہ جغرافیائی اور سیاسی اس پر کتاب کو مرتب کیا تو قابل تعریف ہے ڈاکٹر رابعہ بشیر، جنہوں نے پورے ضلع کے شاعروں کو اور ادبی لوگوں کو شامل کیا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کنہیں معاملات میں سیتا پور کو اولیت حاصل ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں، جو لوگ فورٹ ولیم کالج کو جانتے ہیں وہ مولوی شیخ اکرام علی فاروقی کو بھی جانتے ہیں۔ وہ پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے اردو چونکہ مختلف ناموں سے گزری، اس لیے وہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے نثر میں اردو لفظ کا استعمال کیا، اور اپنے لباچے میں انہوں نے اس زبان کو اردو زبان کا
इसलिए भी हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उर्दू के लिए अपने वक्त को जो है वक्त कर दें और उर्दू के लिए काम करते हैं। आप देखा होगा कि ये माह नवंबर का जो है अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का यौम पैदाइश है, मुख्तलिफ प्रोग्राम किए गए, लेकिन कोई प्रोग्राम ठोस नहीं किया गया। हमारी बुजुर्गों उर्दू अशरा बना रही है, जिसके तहत हमने मकाले लिखवाए हैं, खुशखत बच्चों से लिखवाया है, उनसे मज़ामीन लिखवाए हैं और सीतापुर की अदबी तारीख भी लिखवाया। ये हमारा प्रोग्राम 15 से 24 तक चलेगा और 24 तक को जो है उस दिन इख्तिताम करेंगे, उस दिन उन बच्चों को इनामत से नवाज। तो हम इन अल्फाज के साथ बहुत बहुत अजीज मोहतरम फरीद बिलग्रामी साहब को अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि उनको अच्छी सेहत, लंबी उम्र और लिखने वाला हौसला अता फरमाए। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को सदर जी वक़ार का शुक्रिया, आप तमाम हज़रात का शुक्रिया बिलखुसूस अदा करने के लिए मैं साहिब किताब जनाब फरीद बिलग्रामी साहब को दावत देता हूँ। मैंने फर्दन आपके लिए नाम नहीं लिया, उसके लिए माजरत, इसलिए कि सारे नाम मैं लेता उसमें कुछ नाम न लेता तो दिल शिकनी होती, उससे बचने के लिए मैंने ये मसावात का सलूक किया, किसी का नाम नहीं लिया मैंने। एक बात यह पढ़ी थी कि फरीद बिलग्रामी साहब की पहली किताब था बस में उर्दू सीतापुर ने उड़ा दिया था, और उसके बाद जब पूरे हिंदुस्तान में 4 प्रोग्राम हुए थे उर्दू सहाफत के 200 साल, उसमें भी फरीद बिलग्रामी साहब को उर्दू ने अवार्ड दिया। अली जनाब सदर मोहतरम और बाहर से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान ग्रामी और सामने तशरीफ रखते हुए हमारे दोस्त हज़रात, उस वक्त माइक्रोफोन गड़बड़ कर रहा था तो मैं भी डिस्टर्ब हो गया। शुक्रिया, मैं तकलीफ खत्म हुई और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो मुझे काम करना था वो मैं भूल गया। वो ये था कि कुछ लोगों ने इस किताब के लिखने में मेरी बहुत मदद की, लेकिन अफसोस कि अब इस दुनिया में नहीं है। वजी अहमद साहब फारूकी ने मुझको बताया कि रियासत टोंक के क़याम में खैराबादियों का क्या हिस्सा है, वो इसमें चैप्टर शामिल है। इसी तरीके से एक ललित साहब सिन्हा साहब हुआ करते थे, जगदीश प्रसाद बखा के साहबजादे, और उर्दू तहजीब और तमीज़ के अलमबरदार थे, बहुत नहायत सस्ता आदमी थे। उन्होंने मुझको एक कलमी नुस्खा दिलवाया था, उसका नाम था रिसाला जिंदा जावेद, कायस्तों की तारीख थी। उससे मैंने इस किताब में एक चैप्टर लिखा है कायस्तों की खैराबाद पर हुकूमत, वो चैप्टर उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको याद करता हूँ। उसके बाद जनाब सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ तो जनाब शहीद अहमद साहब फारूकी का, उसको बहुत अफसोस है कि आज हमारी इस तकरीब में वो नहीं है, पिछले साल मार्च में उनका इंतकाल हो गया। ये जितनी भी कदीम दस्तावेज आप देख रहे हैं, हमारे दो शिबली साहब ने इसको लगाया है, चाहे वो नुमाइश के मैदान हो, नुमाइश के तक वो हैं सर्टिफिकेट्स हैं, सेशन कोर्ट के अपॉइंटमेंट ऑर्डर हैं, या और भी सब ये मदरसे कदीमिया के दस्तावेज हैं, सर्टिफिकेट हैं और बहुत सी चीज़ें हमको शहीद मियाँ ने दी थी और आज वो नहीं है, उनको याद करते हैं, उनके लिए थोड़ा। इसी तरह से रफ़त अज़मी साहब थे, वो हमारी बहुत मदद करते थे। वो मुस्तफ़ा खैराबादी के साहबजादे, बरतर खैराबादी की बेटी के साहबजादे थे, उनको खैराबाद से बहुत लगाव हुआ। पिछली बार वो हमारे दबिस्तान खैराबाद में आए थे, वीगो लगी थी और वो कांप रहे थे, लेकिन हमारी वजह से वो आए थे। और उसके बाद जनाब अभी हमारे अभी 2 हफ्ते पहले प्रोफेसर अहसन रिजवी साहब का इंतकाल हो गया। उनकी बड़ी मेहरबानियाँ और करम फरमाइयाँ हम पर शामिल थी, और अफसोस ये है कि इस बार वो नहीं है, और उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। ये बहुत से लोग, और अगर वाकई जिंदा लोगों में अगर मैं किसी का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ तो मैं शिबली और हारिस का हूँ। अभी जैसे हमारे पास सुहेल राही साहब ने फरमाया कि उसका दबिस्तान खैराबाद का टाइटल पेज उन्होंने गुजदान में रख दिया, तो उसका क्रेडिट या तारीफ का हकदार मैं नहीं हूँ, शिबली है और हारिस है। इसी तरीके से ये जो भी काम करते हैं पूरी जज्बे से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी मोहब्बत से, ये नहीं तो पैसों से या कोई नवा नहीं, सिर्फ मोहब्बत से ही मेरा काम करते हैं। और अगर ये लोग ना होते, ये दोनों भाई ना होते, तो मैं 10 साल में इतनी किताबें 10 किताबें, जिसमें भी 2 नहीं छपी हैं, एक तो मंजूर पड़ी है और एक कॉपी है, 9 किताबें छप चुकी है मेरी। लेकिन ये इन्हीं लोगों की, इन्हीं दोनों भाइयों की वजह से ये काम हो रहा है। पहली किताब जब मैंने वसीम खैराबादी हयात और कारनामे लिखी थी
उसमें उनको 1 साल तक रोजाना लखनऊ जाना पड़ता था। और इतनी गलतियां मुनीर साहब ने की थी, अल्लाह उनको सलामत रखे और हमको माफ करे, कि इतनी गलतियां की वो सेव टाइप कर देते थे, सेव करते ही नहीं थे। इतनी गलतियां हुई कि सिवाय शर्मिंदगी के हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। और ये बच्चे जो हैं इन लोगों ने बहुत किया, और आप सब लोग तशरीफ लाए, आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।